आलोक पांडे द जीएस के चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज का टॉपिक है भारतीय किसान तथा भारत सरकार का कृषि अध्यादेश। दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि अगर भारत को विश्व शक्ति बनाना है, यानी अगर हम विश्व में प्रमुख स्थान रखना चाहते हैं या अपने देश को आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक रूप से विश्व की टॉप 3 शक्तियों में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमें भारत को आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाना होगा। और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने का मतलब ये कदापि नहीं है कि भारत में पैसा तो ज़्यादा हो, लेकिन उसका कंसंट्रेशन कुछ परिवारों तक या भारत की 10 से 5% जनता तक ही हो जाए। दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद देश में जो जवाहरलाल नेहरू का जो मॉडल था, जिसे हम जवाहर मॉडल कहते हैं या जवाहर थॉट कहते हैं, उस मॉडल ने देश में आर्थिक समृद्धि तो बढ़ाई कहीं न कहीं पर, क्योंकि दीर्घ उद्योग या बिग इंडस्ट्रीज का भारत में निर्माण हुआ, बड़े उद्योगों को लगाने का प्रयास किया गया और ये भारत की तत्कालीन आवश्यकताओं के लिए जरूरी था। प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े बड़े डैम्स के निर्माण का, नदी घाटी परियोजनाओं का, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी आए। और इलेक्ट्रिसिटी आप जानते हैं किसी भी देश के लिए सबसे पहले आवश्यकता है ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो सरप्लस नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होता है तो देश में विकास संभव नहीं है। और यहाँ तक जवाहरलाल नेहरू मॉडल सफल रहा। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में जवाहरलाल नेहरू जी ने औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया प्रमुख रूप से, और बड़े बड़े उद्योगों को लगाने का प्रयास किया और वो भी सफल रहा। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा इकोनॉमी का मिक्स्ड सेक्टर इकोनॉमी को लेते हुए भी पब्लिक सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जो हमारा झुकाव था, उसने देश में कॉम्पिटिटिवनेस की या कंपटीशन की भावना को खत्म कर दिया, न्यून कर दिया। दुर्भाग्य से आज भी भारत में रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त करना है, यानी डिपेंडेंसी ऑफ गवर्नमेंट सदियों से चली आ रही थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में भी सरकारी नौकरी पाना या राजा के पास जाना ही एकमात्र रास्ता था। और स्वतंत्रता के उपरांत भी भारत जैसे देश में अगर आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए तो सरकारी नौकरी प्राप्त करिए। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, आज भी भारत में सरकारी नौकरी वालों को ही ज़्यादा प्रमुखता मिलता है, ज़्यादा सम्मान मिलता है। और एक सोशल इविल है दहेज भी, ये बात कहीं ना कहीं हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकारी नौकरी वालों को दहेज भी ज़्यादा मिलता है, जबकि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। तो दोस्तों, ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार पर निर्भर होना चाहते हैं और सरकार पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा कि सब कुछ जो करेगी वो सरकार करेगी। रोड भी अगर आपके दरवाजे के सामने बनाएगी सरकार बनाएगी, ये सरकार से हम उम्मीद करते हैं। ओके, रोड की सफाई भी सरकार करेगी, चलो ये भी कुछ हद तक हो गया। लेकिन रोड को गंदा भी हम ही करेंगे और उस गंदगी को भी सरकार ही उठाएगी, ये कुछ हद तक नाजायज है। सरकार भी एक व्यवस्था मात्र है, सरकार भी एक हमारे सिस्टम का एक अंग मात्र है, जिसे हम सबसे मिल करके बनी है सरकार। हम ही तो सरकार बनाते हैं, टू द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। इसी क्रम में भारत में कृषि अध्यादेश का निर्माण होता है। हम लोग अधिकतर समय तक कृषि पर भी यही सोचते रहे कि जो कुछ करेगी सरकार करेगी, और उसकी वजह से क्या हुआ? जो उद्योगों का हाल हुआ, जो कुछ करेगी सरकार करेगी, तो पूरा का पूरा जो उद्योग है वो व्यवस्था चौपट हो गई। जितने बड़े बड़े उद्योग थे वो नष्ट होने लगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया, बिल्कुल न्यून हो गया, खत्म हो गया। भाई भतीजावाज बढ़ गया। जहां एक लोगों को से काम चल सकता था, फैक्ट्री में वहां 5-5 लोग काम करने लगे। प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, और क्योंकि कोई कंपटीशन है नहीं है तो बस चल रही हैं राम भरोसे चीजें। और 1992 तक स्थिति आ गई कि 90 तक कि हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा केंद्र सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए। आज भी आपको बहुत लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि जो ग्लोबलाइजेशन के पहले का दौर था वो ज़्यादा अच्छा था। अगर इतना अच्छा वो दौर था, इतनी भी अच्छी व्यवस्थाएं थी, तो केंद्र सरकार को अपने खर्च चलाने के लिए 3 महीने से ज़्यादा के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। हमें ये समझना होगा। अब क्योंकि हम एलपीजी से जुड़ गए हैं, हमारी एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी हो गई है, तो हमें हमेशा
कंपटीशन में आना ही होगा। हम चीज़ों को बंद करके नहीं रह सकते। किसानों को भी हमें कंपटीशन लायक बनाना होगा, किसानों को भी हमें पैसा उचित मूल्य तक उन तक पहुंचे। दुर्भाग्य से इस देश में जो एमएसपी है वो एमआरपी की तरह हो गई। एमएसपी सरकार ये कहती है कि न्यूनतम इतना समर्थन मूल्य होना चाहिए, इसके ऊपर रेट जाना चाहिए, इसके नीचे अगर रेट जाता तो आप आइए सरकारी मंडियों में बेचिए। लेकिन हुआ क्या कि जो भारत में आड़तिये और बिचौलिए हैं उन्होंने एमएसपी को ही एमआरपी बना दिया कि अब इससे ज़्यादा तो बिकेगा ही नहीं। जैसे नहीं हम लोग मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि कोई दवा है वो अगर ये कोई सामान है 500 रुपये का है तो मैक्सिमम उसमें टैक्स मिला करके है, आप चाहें तो उसमें 10, 20, 25, 50 रुपये आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। इसी तरीके से जो भारत में एक बिचौलिया तंत्र है, आढ़तिया तंत्र है, जो किसानों की मेहनत का अधिकतम हिस्सा बगैर मेहनत किए केवल और केवल मंडियों पर अपना एकाधिकार होने की वजह से वो कमा लेता है, जो किसान साल भर अपनी खेती में मेहनत करके भी नहीं कमा पाता है। भारत सरकार ने यही इस समय प्रयास किया कृषि अध्यादेश ला करके कि अब किसानों को उचित मूल्य मिले, किसानों तक सही पैसा पहुंचे और जो एमएसपी है, मैक्सिमम जो सपोर्ट प्राइस है, अधिकतम जो मूल्य है सरकार की तरफ सपोर्ट की, इससे कम तो बिकना ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर भी बिके और किसानों को अपनी लागत हटाने के बाद उन्हें कुछ लाभ की स्थिति हो। आज के समय में अगर हम देखें तो किसानी करना घाटे का सौदा है। अगर कोई किसान अपनी मजदूरी को अपने खेत में जोड़ देता है तो जो उत्पादन होता है वो उत्पादन कम होता है। लागत और मजदूरी की कीमत को जोड़ने के बाद कृषि घाटे का सौदा है। इसी को भारत सरकार ठीक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र है भारत में, अब हर बात को कहने का, विरोध करने का अधिकार है। विपक्ष है, उसका काम है विरोध करना, और इस समय तो विपक्ष इस मामले में बहुत ज़्यादा सक्रिय है कि भारत सरकार कोई भी निर्णय ले, सही है गलत, उसे विरोध करना ही करना है। और भारत सरकार ने किसानों के लिए जो निर्णय लिया है, जितना मेरे पास अभी तक ज्ञान है, अनुभव है, उस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इससे किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। मंडी में जो किसान और खरीदार के बीच में जो बिचौलिए हैं, जो आढ़तिये हैं, एक तरफ किसान है, एक तरफ खरीदार है, बीच में बिचौलिए हैं जो मैक्सिमम मुनाफा कमाते हैं, ये उन बिचौलियों को खत्म कर देगा, उन बिचौलियों को वैनिश कर देगा, और जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और जो खरीदार है उसको भी उचित मूल्य मिलेगा। मैं एक उदाहरण से बताता हूं। ज्वार किसानों का 10 रुपए किलो जाता है जब वो खरीदता है आढ़तिया, और जब वो पैकिंग करके मॉल में रखा जाता है तो 120 रुपए किलो का हो जाता है। तो इधर जो खरीद रहा है उसे 120 रुपए किलो मिल रहा है, जो बेच है उसे 10 रुपए मिल रहा है। 110 रुपए का मुनाफा केवल पैकेजिंग के लिए, यह संभव नहीं है। इधर वो 60 रुपए का हो जाएगा और किसान का 10 का 20, 30 हो जाएगा, या 100 हो जाएगा तो किसान को 40 रुपए मिलेंगे। किसान के पास तक लोग जाएंगे। एक वस्तु के जब ज़्यादा खरीदार होंगे तो मूल्य अच्छा मिलेगा। जब एक वस्तु का एक ही खरीदार है तो उसकी कीमत को कम ही रहना है। कि भारत सरकार क्या प्रयास कर रही है कि एक वस्तु के, एक चीज़ों के एक से ज़्यादा लोग खरीदार हो, जिससे कंपिटिटिवनेस आए और किसानों को ज़्यादा प्राइस मिले। उसके साथ साथ इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी की गई है, जिसे मैं बहुत थोड़े में बता देता हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये बात तय कर दी गई है कि किसान ही जमीन का मालिक रहेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो केवल प्रोडक्शन पर होगा। अगर कोई कंपनी कोई कृषि में पैसा लगाना चाहती है, कोई निवेश करती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी करती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसान का होगा। जमीन में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई भी मालिकाना हक किसी भी तरीके से बिजनेसमैन का नहीं होगा, वो हक किसान के पास रहेगा। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो उपज पर होगा, उत्पादन पर होगा। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होगा और अगर इससे बाढ़ आती है, सूखा आता है, फसल पैदा सही नहीं होती है, तो भी किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। कंपनी उसका लाभ और घाटा दोनों उठाएगी। इस तरह से किसानों को और सुरक्षित माहौल मिलेगा। इस तरह से जो कृषि विधेयक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई है और जिसमें मंडियों को समाप्त करने का या मंडियों की आढ़तियों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है, इससे निश्चित ही किसान लाभान्वित होगा। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो को
अपने ज्ञान से किसान और भारत सरकार के रूप में बताने का प्रयास किया है। और भारत सरकार मेरे अपने अनुभव से कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो देश की 70% पॉपुलेशन, 68% पॉपुलेशन है और सरकार को भी चुनाव में जाना है। कोई भी सरकार 68 से 70% पॉपुलेशन के अगेंस्ट चुनाव नहीं जा सकती है, अगेंस्ट नीतियां नहीं बना सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी में चुनाव में उनके पास उनको खुद जाना होता है। दोस्तों, इसीलिए आप बिल्कुल किसानों से मैं वादा करता हूं कि जितना मेरे पास ज्ञान है उनको कोई भी तकलीफ आने वाली नहीं है। अगर आती है तो नियम बदले जाएंगे, सरकार पुनः नियम बदलेगी और सरकार किसानों को सुरक्षित करेगी। इस देश में किसानों के अगेंस्ट में जाकर कोई भी सरकार ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।